हेलो दोस्तों, यूट्यूब स्टडी में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को मैं केमिस्ट्री का बोर्ड परीक्षा पेपर 2022 का पेपर जिसका कोड है 347 GH, इस पेपर के सारे क्वेश्चन को मैं सलूशन कराने जा रहा हूं। आप लोग इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये निश्चित है, ये ऐसे ही क्वेश्चन हर साल जो क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड के परीक्षा का जो क्वेश्चन होते हैं, पेपर का ही रिवाइज कराता है। इसको 2022 न समझ करके 2023 का पेपर समझ करके आप लोग इसको देख करके अवश्य जाइएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ही शायद रिवाइज कराने जा रहा है बोर्ड एग्जाम। तो आप लोग इसे निश्चित रूप से आप लोग देख लें। देखिए, केमिस्ट्री से जो कुल होता है 7 क्वेश्चन आता है, जो कि पहले 5 जो होते हैं, चूँकि 6 होते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं। जिसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि प्रति एकक कोष्ठिका में 2 परमाणुओं की कुल संख्या होती है। प्रति एकक कोष्ठिका में, यानी कि कौन ऐसी एकक कोष्ठिका है जिसमें परमाणु की कुल संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका होती है, क्योंकि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में क्या होता है कि शीर्षों पर 8 होते हैं। शीर्षों पर 8 होते हैं। देखिए, शीर्षों पर 8 होते हैं, तो शीर्षों के लिए मैं बता रहा हूँ। शीर्षों के लिए क्या करते हैं कि 1/8 गुणे क्या कर देते हैं 8, और एक होता है केंद्र में। अंतः केंद्रित कह रहा है तो एक केंद्र में स्थित होगा, तो केंद्र के लिए 1 कर देते हैं, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो क्या होगा 1 + 1 कितना हो गया 2। यानी कि अंतः केंद्रित जो घनीय एकक कोष्ठिका होती है उसमें परमाणुओं की संख्या 2 होती है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से देखिएगा थोड़ा सा कि 400 ml दिया, 400 ml विलेन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो विलेन का जो है आयतन दिया है 400 मिलीलीटर में दिया है, और जबकि जो घुला हुआ पदार्थ है, यानी कि इसमें विलेय पदार्थ कौन है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड है। तो इसकी मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे? तो मोलरता का सूत्र होता है कि विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे थोड़ा देखेंगे आप लोग। तो इसमें क्या करेंगे, NaOH, देखिए मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ, NaOH कितना है? 7 ग्राम है, यानी कि W कितना है आपका? 7 ग्राम है। आप लोग इसको ध्यान से देखें, न्यूमेरिकल में भी आ सकता है ये क्वेश्चन ऐसे, मोलरता ज्ञात करने के लिए। तो ये आप यदि समझ लेंगे तो निश्चित है कि कोई यदि न्यूमेरिकल है तो भी कर लेंगे। 7 ग्राम हो गया W, और इसमें इनका अणु भर कितना होता है? सोडियम का 23 होता है, और प्लस कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन है तो 16 हो जाएगा, और प्लस हाइड्रोजन है तो 1, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 40 हो गया। तो मोलों की संख्या स्मॉल n क्या होता है? W बटे क्या होता है? M होता है, अणु भार, यानी कि 7 बटे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और ये इनका आयतन कितना दिया है? विलेन का आयतन कितना दिया है? 400 मिलीलीटर दिया है। तो इसे लीटर बदल लेंगे तो 1000 से भागा कर देंगे, तो हो जाएगा 0.4 लीटर हो जाएगा। तो मोलरता का परिभाषा होता है विलेय की मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कितना आ गया? 7/40 आ गया, और बटे क्या हो जाएगा? 0.40 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 7 बटे कितना हो गया? 40, और इंटू 0. कितना हो गया? 40 हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 7 बटे कितना होगा? 1.6, भागा करने पर आ जाएगा आपका कितना? 0.437 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है? पहला सही है। ऑप्शन नंबर पहला सही है, इसमें दूसरा सही हो गया। देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? प्रति सेकंड होती है। क्या होती है? प्रति सेकंड। प्रति सेकंड को सेकंड S इनवर्स लिखा गया है, नहीं सेकंड इनवर्स। जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। बेंजेमाइड में क्या होता है कि एमाइड जो होता है एमीन क्रियात्मक समूह होता है, जो कि बेंजोइक अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बेंजोइक अम्ल का। ये ऑप्शन नंबर कौन सही है? 2 नंबर सही है। उसके बाद से थोड़ा देखेंगे आप लोग, ये एक एल्किल मूलक है, R रेडिकल है, जिसमें एमीन क्रियात्मक समूह है। इसमें यदि एमीन से यानी कि अभिक्रिया कराया जाता है एल्कोहल के KOH, माने एल्कोहलीय KOH के साथ यदि क्रिया कराया जाता है तो ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। आया कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हैं कि एल्किल एमीन के साथ एल्कोहलीय KOH की क्रिया कराने पर, KOH की अभिक्रिया कराने पर जो अभिक्रिया पूर्ण होते हैं उसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है कि इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से देखेंगे RNA में उपस्थित क्षारक है। RNA में उपस्थित क्षारक क्या होता है कि देखिएगा, DNA में क्या होता है कि DNA का भी समझ लीजिए, DNA भी पूछ सकता है इसमें। तो DNA में कौन कौन सा होता है मैं बता दूंगा आप लोगों को। देखिए, DNA में होता है एडेनिन,
ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है डीएनए में, जबकि थायमिन के जगह पर यूरेसिल होता है किसमें, आरएनए में। बस थायमिन की जगह पर यूरेसिल लग जाएगा। तो देखिए इसमें है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और क्या है, यूरेसिल। तो ये थायमिन के जगह पर यूरेसिल हो जाएगा, थायमिन नहीं रहना चाहिए। जब यूरेसिल रहेगा तो थायमिन नहीं रहना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, चौथा। ठीक, उसके बाद से मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल है, देखिए यहाँ पर, जो कि कह रहा है कि सीसीपी जालक बनाता है। सिल्वर जो है, चांदी, क्रिस्टलीय एक ठोस पदार्थ है चांदी, वो सीसीपी जालक बनाता है और इसके क्रिस्टलों के एक्स किरणें निकलती है इसमें से। तो देखिए आप लोग को मैं न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। देखिए ये जो आप लोग का क्वेश्चन है कि सिल्वर सीसीपी, देखिए यहाँ पर सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है, इसे क्रिस्टलीय एक्स किरणें अध्ययन द्वारा पता चलता है कि इसकी एक कोशिका कोर की लंबाई इतना है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। तो देखिए हम लोग कैसे, ये देखिए क्वेश्चन का है, देखिए 2020 का है पेपर, देखिए 2020 में ये क्वेश्चन आया है, यहाँ पर आया है, थोड़ा देखेंगे, ये आया है, थोड़ा देखेंगे, ये दिया है, ये सिल्वर के यहाँ पर चांदी लिखा है, इसको हल किया है। इसमें परमाणुओं की संख्या जो होती है, ये फलक केंद्रीय एक कोशिका बनाता है। सीसीपी मतलब क्या होता है कि एफसीसी होता है। सीसीपी का मतलब आप लोग समझिएगा, सीसीपी का मतलब एफसीसी, देखिएगा सीसीपी का मतलब यानी कि होता है आपका एफसीसी होता है। क्या होता है, एफसीसी। एफसीसी का मतलब होता है फेस क्यूबिक यूनिट सेल होता है, यानी कि फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका होती है। तो एफसीसी में परमाणुओं की संख्या 4 होती है, तो सीसीपी में भी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। बीसीसी आ सकता है, बीसीसी मतलब कि अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोशिका होते हैं, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है। तो थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। तो ये देखिए इक्वेशन दिया है यहाँ पर, ये हल किया हम लोग। देखिए इसमें क्या है, परमाणु को जेड बराबर परमाणु की संख्या कितना दिया है, 4, और कोशिका में कोर की लंबाई देखिए यहाँ पर दिया है, ये पे दिया है आपका 408.6 pm, यानी कि ये पैरामीटर में दिया है, यानी कि एक पैरामीटर बराबर क्या होता है आपका कि 10⁻12 मीटर होता है। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, चांदी का परमाणु द्रव्यमान दिया है, इसमें इतना दिया है, देखिए द्रव्यमान इसमें दिया है, ग्राम में दिया है, तो हम लोग किस में बदल लिए, किलोग्राम बदल लिए। अब यहाँ पर देखिए इसको हल कर लेंगे हम लोग। सूत्र होता है, केवल यही सूत्र आप लोग याद रखिएगा, ये सूत्र आप लोग याद रखेंगे तो इस सूत्र से आपको यदि द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आएगा तो द्रव्यमान भी ज्ञात कर लेंगे। घनत्व दिया रहेगा इसमें, यानी घनत्व रो है, घनत्व बराबर जेडएम बटा क्या होता है, एक क्यू एन ए का मतलब एक द्रव्य संख्या होता है, जिसका मान कितना होता है 6.022 इतना होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हल कर लेंगे। इसमें निकलना है क्या हम लोग का, ज्ञात क्या करना है हम लोग को, ज्ञात करना है घनत्व का ही गणना है, घनत्व ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, घनत्व। देखिए इसमें भी पेपर में देख लीजिए आप लोग, ये घनत्व इसमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, घनत्व। देखिए घनत्व की गणना करना है, यहाँ पर ये घनत्व का सूत्र होता है, डायरेक्ट आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हल कर लेंगे, यानी कि जेड की जगह पर 4 रखेंगे और क्या है, एम है, एम का मतलब इतना दिया है, द्रव्यमान इनका इतना दिया है, इनको हल कर लेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, एक क्यूब, यानी कि जो ये आपका परमाणु का कोर की लंबाई है उनके 3 घात कर देंगे, 3 घात करेंगे तो 10⁻−12 है, तो 10⁻36 हो जाएगा। अब इसको हल करने के बाद क्या हुआ बाबू, इतना हम लोग का क्या हुआ, आंसर प्राप्त हुआ। ये आएगा आपका घनत्व किस में आएगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। इस तरह से हम लोग का ये सवाल हल हो जाएगा। ये पहले चैप्टर से आप लोग फार्मूला आप लोग नोट कर लें, पहले चैप्टर से ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूला से यदि कोई भी क्वेश्चन है, चाहे एफसीसी है, चाहे सीसीपी है, चाहे बीसीसी है, इस तरह से क्वेश्चन देता है। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे देखिए आप लोग, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, विलय के, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या कहलाता है, यानी कि जब किसी वाष्पशील शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसको वाष्प दाब में कमी आती है। यह घटना ही वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। आप लोग याद कर लेंगे, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन सब क्या समझते हैं, तो बताएंगे कि वाष्पशील शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिस घटना को वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यह अपेक्षिक अवनमन यानी कि होता है, यानी कि P0 माइनस क्या होता है, PS बटा क्या होता है, P0 होता है। यानी कि ये हो जाएगा वाष्पशील विलय का वाष्प दाब और ये हो जाएगा आपका अवाष्पशील विलय पदार्थ का वाष्प दाब। ये हो गया आपका क्या, अपेक्षिक अवनमन हो गया। जो अब कह रहा है ये क्वेश्चन कि मोल प्रभाज क्या, बीच में समझ गया कि तो मोल प्रभाज क्या होता है, ये बताया गया है
कि जो अपेक्षिक अवनमन जो होता है उस विलयन के मूल अंश के बराबर होता है, यानी कि उस विलयन में जो विलेय पदार्थ जो घुला रहता है उसकी जो मूल प्रभाज होती है, जो मूल अंश होती हैं उसकी क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि उसके समानुपाती होती है। यानी कि क्या हो जाएगा, मूल अंश क्या होता है एन, स्मॉल एन, और क्या हो जाएगा कैपिटल एन प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल एन। एन मतलब क्या हो गया कि विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, एन का मतलब हो गया विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, और कैपिटल एन मतलब क्या हो गया विलायक के मोलों की संख्या, यानी कि ये हो गया आपका मोल प्रभाज, जो कि अपेक्षिक अवनमन की क्या होता है आपका समानुपात, यानी कि समान होता है, यानी कि बराबर होता है, ये आपका संबंध होता है। ठीक। हाँ तो दोस्तों आप सबको बता रहे थे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। तो देखिए आप लोग को यहाँ पर दिया है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। तो क्या है, देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाना है, बताना है इसको कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो थोड़ा देखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव यहाँ क्या दिया है कि प्लेटिनम का क्या रखी, प्लेटिनम का परत लगाया गया है, प्लेटिनम का, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कांच की नली में बंद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। ये इलेक्ट्रोड होता है जिस पर सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम की परतें चढ़ी रहती हैं। वह इलेक्ट्रोड एच आयन के 1 मोल प्रति लीटर विलयन 1 मोल प्रति लीटर HCl में रखा जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रोड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो विलयन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है। इसमें हाइड्रोजन गैस निरंतर प्रवाहित की जाती है। प्लेटिनम पर उपस्थित सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम ब्लैक हाइड्रोजन को अवक्षेपित करके हाइड्रोजन तथा H आयनों में शीघ्र सामान्य स्थापित करने में सहायता करता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड दोनों के लिए सामान्य कार्य कर सकता है। तो यह एनोड की भांति कार्य करता है, कौन, हाइड्रोजन। तो ये देखिए आप लोगों को क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है जिसका मान होता है हमेशा हम लोग 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। और इसके ही आधार पर किसी अन्य तत्वों की मानक इलेक्ट्रोड हो ज्ञात की जाती है जिसके आधार पर उनका विद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार होती है। और यह मानक इलेक्ट्रोड हो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड हो जितना ही कम होता है, माइनस में जितना ही अधिक होगा उतना ही सक्रिय होगा। जैसे कि इस पर क्वेश्चन देता है कि किसी तत्व का मानक इलेक्ट्रोड हो ABC करके दे देगा, 4 तत्वों का नाम दे देगा, दे देगा A B C और D दे दिया। और इसमें पूछेगा -2.0 और इनका क्रमशः मानक इलेक्ट्रोड विभव 2.0 + 1.05 -3.02 और क्या कर देगा +0.2। तो एक इसमें इनकी सक्रियता श्रेणी बताइए किसका होगा सबसे अधिक। तो सबसे कम इसका है, सबसे कम देखिए ABC कर देगा, ABC बताएगा कि 4 तत्व है इनका मानक इलेक्ट्रोड ऐसे दिया गया है। तो सबसे कम इनका है मानक इलेक्ट्रोड, तो किसका है, C का है। तो इस सबसे सक्रिय धातु ये हो जाएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन देता है, आप लोग देख लेंगे। हाँ तो दोस्तों मैं आप लोग बता रहा था विद्युत अपवहन इसमें है। देखिए ये तीसरा का ख जो दिया है, ये दिया है सॉरी दूसरा का घ है। विद्युत अपवहन की उपयोगिता लिखिए। विद्युत अपवहन जो होता है यानी कि कोलाइडी जो विलयन होता है उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया है। देखिए इसमें दिया है विद्युत अपवहन दिया है। विद्युत अपवहन आप लोग बताऊंगा। ठीक, ये अपवहन जो होती है ना, इसमें क्या क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, अलग से विद्युत धारा प्रवाहित करें। यहाँ पर देखिए विद्युत अपवहन दिया है, ये विद्युत अपवहन हो गया। यहाँ पर विद्युत अपवहन देखिए, यहाँ पर अपवहन की प्रक्रिया धीमी गति से होती है जिसके बाद शुद्ध साल भरी रहती है। झिल्ली यहाँ से शुद्ध कोलाइड विलयन देखिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ देखिए, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यहाँ से अलग से विद्युत धारा जोड़ दिया जाता है जो कि अभिक्रिया तीव्र गति से होने लगती है। और इसमें क्या होता है कि जो कोलाइडी कण के जो आयनित कण होते हैं, धनायन होते हैं, ऋणायन होते हैं। जो धनायन होगा कैथोड की ओर विक्षेपित हो जाएगा और जो ऋणायन होगा एनोड की ओर विक्षेपित हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है, इनको शुद्ध कर लिया जाता है कोलाइडी कणों को। तो ये आपका क्या है, विद्युत अपवहन विधि है। एक मतलब विलयन होगा, उस विलयन में क्या होगा कि एक पारगम्य झिल्ली होगी। पारगम्य झिल्ली में क्या होता है कि कोलाइडी कण रहते हैं, ये शुद्ध विलायक है। और इसमें जो ये नलियाँ बनाई गई हैं इसके जब पर दो क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे इसको, और उसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा ये क्या होगा, धीरे धीरे इसमें आयनित होकर के इसमें आएंगे और कैथोड की ओर क्या होगा, धनात्मक कण चले जाएंगे और इलेक्ट्रोड की ओर क्या चले जाएंगे, ऋणात्मक चले जाएंगे। इस तरह से अवक्षेपित हो जाएंगे। ये शोधन करने की प्रक्रिया है। ठीक है, विद्युत अपवहन हो गया। उसके बाद से मैं बताऊँगा आप लोगों को। देखिए यहाँ से चौथा क्वेश्चन है, सॉरी
तीसरा क्वेश्चन, स्टोइकियोमेट्री दोषों का चित्रण कीजिए। स्टोइकियोमेट्री दोष मतलब होता है रसमीकरणीय दोष होता है। क्या होता है? रसमीकरणीय दोष। रसमीकरणीय दोष का मतलब होता है कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में व्यवस्थित अवयवी जो कण होते हैं, जो गोले होते हैं, उनके जो गोलों की जो मतलब कि क्रमबद्ध होता है, जुड़ने का जो क्रमबद्ध होता है उनके बीच में दोष के पश्चात या दोष से पहले उनके द्रव्यमान में यदि कोई कमी न हो तो उसे हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री दोष। यह ऐसा दोष है कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में उत्पन्न दोष के पश्चात और दोष से पहले उनके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता, इस प्रकार के दोष को स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। जैसे मैं आप लोग बता दूं, जैसे कि अंतराकाशी दोष होता है।